अरे वाह कालू जी, आज आप मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। हाँ, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए आज ये पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। कालू कौवा बहुत ज़्यादा अमीर था और रोज़ाना रानी कौवी और अपने लिए बाहर से भोजन लेता था ताकि रानी कौवी को घर में कोई काम ना करना पड़े। अरे और बताओ रानी कौवी, कालू कौवा कैसा है और तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? अरे गोमल चिड़िया, कालू जी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझसे एक काम भी नहीं करवाते। रोज़ाना बाहर से ही भोजन ले आते हैं और काम से वापस आने के बाद घर की सफाई भी खुद ही कर देते हैं। हाय, तुम तो बहुत बड़ी कामचोर हो। ये तो तुम कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही हो। दुष्ट चिड़िया, कामचोर मत कहना मुझे। चलो निकलो यहाँ से, जाकर अपनी पति और अपने बच्चों की सेवा करो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी इतनी लंबी जबान के आगे कोई नहीं जीत सकता, मुझे माफ करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे कहाँ थी रानी, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा था। तुम्हें पता है कि कल मेरी माँ आ रही है और तुम तो जानती हो ना कि उन्हें बाहर का भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम घर पर ही उनके लिए भोजन बना देना। अरे हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, मैं बना दूंगी उनके लिए भोजन। वैसे ही तुम्हारी माँ कितने दिनों के बाद आ रही है। अगले दिन कालू कौवे की माँ अपना सारा सामान लेकर कौवे के घर आ जाती है। बाप रे बाप, मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। अरे बहू, क्या कुछ खाने को नहीं देती इसे? क्या माँ जी, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आप मुझे छोड़ कर गई थी। अच्छा, अब आप बहुत थक गई होगी, थोड़ा सा आराम भी कर लें। माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप तैयार किया है। हाय 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 हाय, क्या हुआ जी माँ जी, आराम से। अरे नहीं नहीं, इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है, इसे खाकर तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अरे क्या रानी कौवी, कम से कम सूप बनाना तो सीख लेती तुम। अरे कालू कौवे, तुम इसे कुछ ना कहो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। रानी, आज से बाहर से भोजन नहीं आएगा। तुम रोज़ाना घर में ही भोजन बनाकर मुझे और माँ जी को खिलाना ताकि तुम्हें भोजन बनाना आ जाए। माँ जी के आने से तो रानी कौवी के ऊपर काफ़ी काम आ गया था। सब समझ रही हूँ, अपने बेटे के सामने ये बुढ़िया बहुत अदाकार बन रही है ना। कल से बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे ही घर में आके मुझे ही नौकर बनाना चाहती है, इसे तो मैं कल ही बताती हूँ। अगले दिन कालू कौवा नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। अरे बहू, ज़रा एक गिलास पानी तो पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। इसे पानी चाहिए, अभी इसे पानी पिलाती हूँ इस बुढ़िया को। रानी कौवी एक गिलास में पानी लेकर आती है और इस गिलास का सारा पानी बीमार माँ जी पर फेंक देती है। अरे बहू, ये क्या किया? मुझ पर क्यों पानी डाल दिया? मैंने तो सिर्फ पानी पीने के लिए ही मांगा था। बहुत पीना था ना पानी तुम्हें, तो पिला दिया ना मैंने तुम्हें पानी। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी सेवा करती रहूँ। मेरा नाम रानी है, रानी, और मैं सिर्फ राज करने के लिए बनी हूँ बुढ़िया। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आई हो ना, अपना इतना सारा सामान लेकर। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो सिर्फ तुझसे पानी ही मांगा था और तूने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। अरे कोई पानी वानी नहीं है मेरे पास, चलो निकलो मेरे घर से, मुझे सुकून चाहिए, निकल जाओ यहाँ से और शाम के वक्त दोबारा आना। रानी कौवी बेचारी बूढ़ी कौवी को अपने घर से निकाल देती है। तभी धूप में कालू की माँ जी बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाय रे, ये माँ जी कौन है और ये ऐसे धूप में बैठकर क्यों रो रही है? माँ जी, आप कौन हो और आप यहाँ धूप में बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ है आपके साथ? अरे बेटा, मैं कालू की माँ हूँ। कल ही अपने बेटे के घर पर आई थी, पर मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था, बस सिर्फ पानी ही मांगा था। उसने गुस्से में आकर सारा पानी मुझ पर ही फेंक दिया और मुझे ही घर से निकाल दिया।
अरे माँ जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा किया उसने। रानी कव्वी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अच्छा माँ जी, अभी आप मेरे साथ मेरे घर पर चलें। मीनू चिड़िया उसे अपने साथ घर पर ले आती है। माँ जी, वैसे तो मैं बहुत गरीब हूँ, परंतु मैं मेहमानों का बहुत अदब करती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन बना के लाती हूँ। मीनू चिड़िया का ये रवैया देखकर कालू कव्वे की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। शाम होते ही माँ जी को अपने घर ले आती ताकि कव्वे को पता ना चले। और बस रोज़ की तरह कालू कव्वे के काम पर जाते ही रानी कव्वी तो अपनी सास को घर से बाहर निकलवा देती और उसे सारा काम करवाती थी। अरे बेटा, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और खाना भी बना दिया है और घर की साफ सफाई भी कर दी है, पर अब मुझे भूख लग रही है। मैं भोजन खा लूं क्या? कोई ज़रूरत नहीं है भोजन खाने की। वो जो तुमने भोजन बनाया है ना, वो मैं और कालू जी खाएंगे। और हाँ, अब रोज़ भोजन तुम ही बनाओगी, क्योंकि भोजन बनाना मुझे नहीं आता। अरे बहू बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? याद रखना, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगी तो मैं अपने बेटे कालू को सारी बात बता दूंगी। फिर जो तुम्हारे साथ करेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरे तुम मुझे धमकी दे रही हो? जिसे बताना है बताओ, मैं नहीं डरती किसी से। बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। चलो घर से बाहर निकलो और जाकर धूप में बैठो। जब शाम होगी तो कालू जी के साथ आ जाना घर पर। इस तरह रानी कव्वी आज भी अपनी सास को घर से बाहर निकाल देती है और बूढ़ी कव्वी आज भी मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। मुझे तो डर है कि कहीं ये चालाक बुढ़िया कालू कव्वे को सारी बातें बता ना दे। अगर कालू जी को ये बातें पता चल गईं तो मेरी तो खैर नहीं होगी। फिर कालू जी मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। इस बुढ़िया का तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। रानी कव्वी को एक बहुत ही बढ़िया उपाय मिल जाता है और वो उपाय के मुताबिक रानी कव्वी अपने पेड़ की टहनी पर काफ़ी सारा तेल गिरा देती है। अब जब शाम को कालू जी के आने से पहले बुढ़िया अंदर आने लगेगी तो वो फिसलकर नीचे गिर जाएगी और वहीं मर जाएगी। फिर मेरी इससे जान छूट जाएगी। कालू जी अगर मुझसे पूछेंगे कि कैसे गिरी तो कह दूंगी कि शायद तुम्हारी माँ को चक्कर आ गई होगी और फिर नीचे गिर गई होगी। फिर शाम हो जाती है। कालू कव्वे की माँ के आने से पहले रानी कव्वी की माँ जी उसके घर की तरफ आती है। बस जैसे ही रानी कव्वी की माँ इस टहनी पर आकर बैठती है तो इसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। मर गई मैं। हाय रे, मेरी तो कमर टूट गई है। अपनी माँ की ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर फौरन से रानी कव्वी भी आ जाती है और वो तो ये सारा मंजर देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे माँ, तुम कैसे आ गई आज मेरे घर की तरफ? तभी कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और ये सारा मंजर देख लेता है। अरे क्या बताऊं रानी कव्वी, मेरी बहू ने मेरा जीना हराम करके रखा है। घर के सारे काम मुझसे करवाती है और भोजन भी नहीं बनाती। भोजन बनाने के बाद वो मुझे भोजन भी नहीं देती। इसलिए मैं आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आ रही थी। मैं जैसे ही तेरे घर के पास आई, जो टहनी पर आकर बैठी तो मैं फिसल कर नीचे गिर गई। लगता है इस टहनी पर किसी ने तेल गिराया हुआ है। अरे क्या तेल? वहाँ पर तेल कैसे आया? ये सुनकर रानी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी गलती पर बहुत पछताती है। वो तेल मैंने गिराया था कालू जी, ताकि आपकी माँ जैसे ही इस टहनी पर आकर बैठे तो वो नीचे गिर जाए। परंतु मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ मेरी अपनी माँ के साथ हो जाएगा। मैं समझ गई हूँ कालू जी कि जैसा मैं आपकी माँ के साथ करती थी वैसा सब कुछ मेरी माँ जी के साथ भी हो रहा था। इस तरह रानी कव्वी भी कालू कव्वे को सारी बात बताती है। बहुत ही अच्छी सीख मिली है तुम्हें रानी, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। पर कालू जी, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपने इस किए पर बहुत पछतावा है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि मेरी माँ से मांगना।
जिसके साथ तुम इतना गलत कर रही थी। फिर कालू कौवा वापस अपनी माँ को अपने घर में ले आता है और रानी कौवी तो हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। टोनी चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। टोनी चिड़िया जितनी सुंदर और सोशल थी, इतनी ही ज्यादा मेहनती थी। उसने इस जंगल में आते ही एक ऊंची खूबसूरत पेड़ पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाते समय टक टक की आवाज सुनकर वहाँ पर कालो कौवा भी आ जाता है। अरे ये क्या टक टुक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम टोनी है और तुम देख नहीं रहे हो मैं अपना प्यारा सा घर बना रही हूँ। रे रखो जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे होते हुए तुम इस जंगल में मेरी अनुमति के बगैर कैसे घर बना सकती हो? तुम्हें पता है ये पूरा इलाका मेरा है और इस इलाके पर सिर्फ मेरा ही राज्य है। मेरी अनुमति के बिना इस जंगल में कोई पर भी नहीं मार सकता है और तुम लगी हो यहाँ पर घर बनाने। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? जंगल सब पक्षियों का होता है, यहाँ पर सब पक्षियों का एक जैसा अधिकार होता है। भला तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? यहाँ पर तुम्हारा राज कैसे हो सकता है? जितना ये घर तुम्हारा है इतना ही मेरा भी है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? अच्छा ये बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इस घर में रहती हो। मैं तुम्हें उसका मजा जरूर चुकाऊंगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे ही इस जंगल में मेरा राज नहीं है। मुझे भी सारे पंछी कालो कौवा कहते हैं। मैं देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर टूनी चिड़िया फिर से अपना घर बनाने लगती है। टूनी चिड़िया सुबह सुबह दाना ढूंढने के लिए निकल जाती और बाकी समय अपना घर बहुत ही मेहनत से बना रही थी। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लेती है। अधर कालो कुआं जलकर कोयला हो रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वे हर वक्त यही सोचे जा रहा था कि उस छोटी चिड़िया को कैसे मज़ा चखाऊं और कैसे वह इस चिड़िया को यहाँ से निकाल सके। फिर कुछ सोचने के बाद कालो कौवा अपने दोस्त अल्लू की तरफ जाता है। कालो कौवा अल्लू की खूब तारीफें करता है। अरे खूबसूरत बादामी आंखों वाले अल्लू भैया, मुझे आपसे एक काम है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? नारे कालो भैया, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे प्यारी आंखों वाली अल्लू भैया, मेरे घर के पास ही मेरे जंगल में एक छोटी से पीले रंग की चिड़िया ने अपना घर बना लिया है। तुम तो जानती हो ना, उस पूरी इलाके पर मेरा ही कब्जा है और सब पंछी मुझसे डरती हैं। लेकिन वो चिड़िया है कि मुझसे डर ही नहीं रही है। मुझे उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए ही। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ कालो, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करूँगा, मगर उसको यहाँ से निकालेंगे कैसे? अरे इसीलिए तो खूबसूरत से भाई मैं तुम्हारी पास हाजिर हुआ हूँ। तुम ही निकालोगी उसका कोई हल। कालो की ये बात सुनने के बाद वो लोग कुछ देर सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद इसके दिमाग में एक तरकीब आती है। चलो मेरे साथ देखते हैं कि वो चिड़िया वहाँ से कैसी नहीं निकलती है। मेरा एक चील दोस्त है, ये काम वही कर सकता है, वही निकाल सकता है इस चिड़िया को यहाँ से। फिर कालो कौवा अलो के साथ चील के पास चला जाता है। आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा आज इतनी उर्सी के बाद मेरे गरीब खाने पे कैसी आना हुआ। अरे आओ आओ बैठो यार। कालो और इलो डरते डरती चील से बात करने की कोशिश करती हैं। अरे और सुनाओ मेरे यार, क्या हाल ही तुम्हारा? बोलो क्या लाऊं तुम्हारी कहानी के लिए? नहीं मेरे यार, हम लोग घर से डर करके ही आए हैं। मेरे इस दोस्त का एक काम है, बस तुम वो काम कर दो और हमें धन्यवाद कहने का मौका दो। अच्छा, तो बताओ क्या काम ही तुम्हारी उस दोस्त का? चील भैया, उसके घर के पास ही एक टूनी नाम की चिड़िया ने जबरदस्ती घर बना लिया है और ऊपर से वो कहती ही जाओ जो करना ही कर लो। मैं किसी से नहीं डरती। अलो खूब मिर्च मसाले ही लगाकर चील को खूब जोश में लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस छोटी से टूनी चिड़िया को मजा चखाना ही पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, अब ऐसा करो तुम दोनों अपने घर जाओ क्योंकि शाम हो रही है और आज मेरा एक और चिड़िया से हिसाब किताब निकलता है। मैं जरा वो बराबर कर लूं, फिर मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ। अब इस टूनी चिड़िया को पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का इंतजाम किया होता है। कालो कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। अधर टूनी चिड़िया सुबह सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती और अपने दोस्तों के साथ बाकी समय गुजारती और शाम होती ही अपने घर लौट आती। दूसरे दिन वहाँ पर चील भी आ जाता है।
कुआ और इलू इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आओ आओ चील भैया, हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। जो काम मैं अपनी जमीलेलों में उसे जरूर करता हूँ। हाँ तो अब बताओ, उस टूनी चिड़िया की बच्ची का घर कहाँ है? चील भैया, पहले कोई सेवा वगैरह तो हो जाए। नहीं नहीं, मैं एक चिड़िया का नाश्ता करके ही आ रहा हूँ। ये कहकर वो टूनी चिड़िया की घर की तरफ चल निकलती हैं। दूर से ही अलो और कालो कुआ इसी चिड़िया का घर दिखा देते हैं। फिर चील टूनी चिड़िया की घर की बाहर बैठ जाता है। टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो तो सुबह सवेरे ही भोजन ढूंढनी चली गई थी। टूनी चिड़िया का घर जिस पेड़ पर था, इस पेड़ पर बहुत ही अच्छी हवा आती थी और बहुत ही सुकून था। चील को वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। चील वहाँ पर बैठा टूनी चिड़िया का इंतज़ार करता रहता है। इसे वहाँ इतना सुकून मिलता है और वो टेक लगा कर सो जाता है। काफ़ी समय गुजर जाता है। शाम होने वाली थी, फिर उसकी आंखें खेलती है। ऐसी परस्कून जगह तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इतना सुकून है यहाँ पर, कैसी प्यारी और ठंडी हुआ है। और देखो ये घर तो कितना प्यारा है। मैं तो कभी भी ऐसा सुंदर घर नहीं बना सकता। क्यों ना इस चिड़िया को बहगा कर मैं इस घर पर कब्जा कर लूँ और यहीं पर रह जाऊँ। चील मन ही मन ऐसा सोचता है। फिर शाम होने से कुछ देर पहले टूनी चिड़िया अपने घर लौट आती है। कालू कुआ और इलो ये सारा तमाशा देखने के लिए बड़ी ही बेताब खड़ी थी। बेचारी टूनी चिड़िया जैसे ही अपने घर दाखिल होने लगती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। ये घर अब मेरा है। अगर अंदर आने की जरा भी कोशिश की तो फाड़ कर कहा जाऊंगा। टोनी बेचारी डर जाती है। इतनी में तमाशा देखने के लिए कालो और अल्लो भी वहाँ पर आधमकती हैं। चील भाई, आप किसी भी पक्षी से पूछ लीजिए, ये घर मेरा है। अच्छा तो तुम क्या कहते थी कालो से? करना ही जो कर लो, ये घर तुम्हारा है। अब मैं कहता हूँ ये घर मेरा है। अब करो क्या करोगे? छोटी चिड़िया, तो लगा लो जितना जोर लगता है, बला लो जिससे बलाना है। नहीं छोड़ता मैं ये घर। प्लीज चील भैया, ऐसा मत करना। मैंने कितनी दिनों की भूख प्यास को सहा कर ये घर बनाया है। कितनी मेहनत से बनाया है मैंने घर। पूरा पूरा दिन धूप में जल जल कर बनाया है मैंने अपना ये घर। अगर आपने मुझसे ये भी छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? आप बताइए ना, कहाँ जाऊंगी? दूसरी तरफ कालो और इलो ये सब तमाशा देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और टूनी चिड़िया का मजाक बना रही थी। अब तुम यहाँ से जाती हो या तुम्हें मैं कहाँ जाऊँ? ये कहकर चील टूनी की तरफ बढ़ता है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। कालू कुई और इलू, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है। ऊपर वाला तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों मिलकर टूनी को वहाँ से भगाने का जश्न मनाती हैं। बड़ी आई थी मुझे बातें सुनाने वाले। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो ऐसी टूनी की नकलें उतारती हैं और उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाती हैं। क्यों भाई कालो कोय, अब तो खुश होना। हाँ हाँ चील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको अपने घर जाना है तो जाइए बहुत खुशी खुशी से। आप जा सकती हैं यहाँ से। नहीं, ये जगह अब मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अधर ही रहूंगा। कालो कुआ को चील के वहाँ पर रहने वाली बात बालकिल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कालो कुआ तो इस जगह को अपनी ही इजारादारी समझता था। चलो कालो, चील भैया को आराम करने दो। अलो कालो कुआ को इशारा करता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी टूनी रोती हुए कबूतर की तरफ चली जाती है और जाकर कबूतर को सारी बात बताती है। अरे टूनी बहन, तुम उदास क्यों हो? मैं भी उस जगह से बहुत तंग आ गया हूँ। मैं अभी पूर्व वाली जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ है। चलो हम वहाँ पर जाकर एक नया घर बना लेंगे। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर पूर्व वाली जंगल की तरफ चली जाती हैं। कुछ दिन बाद जब चील की खुराक खत्म होने लगी तो वो कुछ आगे है कबूतर की घर की तरफ निकल जाता है। जैसी है वो उस पेड़ पर जाता है तो वहाँ पर उसकी इंडी पड़ी थी, जो कि वो दोनों की दोनों पे जाता है। इंडी कहा कर तो इसी बहुत ही मजा होता है। अरे ये काम तो बड़ा ही मजे का है। ये काम तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। इतना अच्छा कहाना मेरे पास ही पड़ा था और मुझे उसकी खबर ही न थी। जैसे ही पंक्षी सवेरी सवेरी भोजन की तलाश में चले जाते, चील अपने घर से निकलता और एक एक करके सारी पक्षियों की अंडी कहा जाता, जिसकी वजह से जंगल की सारी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थी कि ये नई मुसीबत कहाँ से अटपकी है।
जब चील पूरी जंगल के पक्षियों की अंडी कहा पे चुका था तो एक दिन वो इलो की घोंसले पर आ जाता है। अरे चील यार, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आई हो? अरे भूखा था, सोचा कुछ कहा ही लो, ये तो अपना स्टाइल है। ये कहकर वो अलो पर हमला कर देता है और उसको बड़ी है मज़े से कहाना शुरू कर देता है। फिर चील हर रोज़ एक एक करके सारी पक्षियों को खाने लगा। फिर आखिर में एक दिन कालू का नंबर भी आ ही गया। जब इसको जंगल में कहाने के लिए कुछ न मिला तो वो कालू की घोंसले में आ जाता है। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या करने आई हो? बहुत भूख लग रही थी, सोचा तुमसे ही हिसाब बराबर कर लेता हूँ। तुमने भी तो हमसे टूनी पर बड़ा जुल्म करवाया था। हम तो ऐसी ही हैं, अपना तो यही स्टाइल है। ये कहकर चैल ने कालू की भी गर्दन मुड़वा दी और इस तरह से कालू कुआ भी अपने इंजाम तक पहुंच गया। इस तरह कालू को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, क्योंकि जुल्म का बदला तो जुल्म ही होता है।